मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, ये पैसे कैसे कमाते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करेंगे और हम वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। अब शुरू करते हैं बिजनेस मॉडल से। अब इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है लेकिन बहुत आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल ले लो कि HDFC म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो हम HDFC म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे। तो ये जो HDFC म्यूचुअल फंड है, ये HDFC म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, बेसिकली इनको बोला जाता है ट्रस्टीज। अब इन लोगों को ना पता नहीं होता कि पैसा, बेसिकली इन लोगों के पास एक्सपर्टीज नहीं होता कि पैसा कहाँ डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, ठीक है। अब इन लोग के पास एक्सपर्टीज होता नहीं, लेकिन इन लोग के पास पैसा है जो हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। ये लोग किसको तो अपॉइंट करते हैं जिनके पास ये एक्सपर्टीज होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, कहाँ पैसा डालना है, कहाँ नहीं डालना है, कब डालना है, कौन से स्टॉक्स में डालना है। तो ये जिन लोगों को हायर करते हैं, जिनके पास ये एक्सपर्टीज होती है, उनको बोलते हैं फंड मैनेजर्स। अब ये जो फंड मैनेजर्स है, ये दूसरी एंटिटी का पार्ट है जो बेसिकली है AMC बिजनेस। म्यूचुअल फंड हाउस, HDFC म्यूचुअल फंड, सेपरेट एंटिटी जिसका फंड मैनेजर्स पार्ट है, दैट इज HDFC AMC। अब HDFC म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा है, HDFC AMC वाले जो फंड मैनेजर्स हैं, ये लोग इनको एक्सपर्टीज देंगे, इनको सर्विस देंगे। क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे? नहीं, ये लोग फीस चार्ज करेंगे, दैट इज एसेट मैनेजमेंट फीस। तो HDFC AMC का मेन रेवेन्यू क्या है? एसेट मैनेजमेंट फीस। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फीस देनी पड़ती है, राइट। सो दैट फीस इज द रेवेन्यू ऑफ HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसको समझते हैं। मान लो 100 लोगों ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 10,000 रुपया। तो ये जो 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, दिस इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। कंपनी कितना एसेट मैनेज कर रही है, ठीक है। 10,000 इस केस में हो गया। अब धीरे धीरे एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जाएगा। वो कैसे बढ़ते जाएगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब भी एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जाएगा, इन कंपनीज की AMC की फीस भी बढ़ते जाएगी। मतलब फीस बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा, फीस बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा। कैसे? क्योंकि इनकी जो फीस है, दिस इज परसेंटेज ऑफ X% ऑफ AUM। अगर इनकी फीस 1% है तो 1% किसका? AUM। तो जैसे जैसे AUM बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी फीस बढ़ेगी, मतलब इनकी फीस मतलब इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ना। AUM, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, देखते हैं क्या सच में बढ़ा है। As on 31st March 2021 ये अराउंड 3,955 बिलियन है। अगर आप इनकी AUM ग्रोथ देखोगे तो मार्च 16 में ऑलमोस्ट 1,65,619 करोड़ था, जो बढ़ के ऑलमोस्ट आज 3,955 बिलियन रुपीज हो गया है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी AUM की। लेकिन अगर आप मार्च 20 में देखोगे तो इनका AUM कम हो गया था ड्यू टू कोरोना। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि AUM कैसे बढ़ेगा या कैसे कम होगा। देखो, पहला रीजन AUM बढ़ने का ये है कि भाई अगर न्यू इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, न्यू पैसा आएगा तो एसेट्स बढ़ेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर पहले मान लो 10 लोग इन्वेस्ट करते थे, आज अगर 20 लोग कर रहे हैं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा। सेकेंड चीज ये कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मान लो अगर पहले 10,000 रुपया एसेट अंडर मैनेजमेंट थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट बढ़ा, सेंसेक्स बढ़ा, निफ्टी बढ़ा, ठीक है, स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, तो उस हिसाब से एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट। दो तरीके से एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है और 2 तरीके से एसेट अंडर मैनेजमेंट घटेगा भी। जब इन्वेस्टर्स वो फंड को छोड़ के कोई और फंड में जाएंगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट घटेगा। सेकंड, जब उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, कैसे कम होगी? अगर मार्केट गिरेगा, सेंसेक्स निफ्टी गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी गिरेगा, राइट, मतलब कम होगा। 2020 में क्योंकि मार्केट
गिरा था उसके वजह से एसेट अंडर मैनेजमेंट भी गिरा। और क्योंकि कोविड के समय लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, लोग म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से बाहर निकल रहे थे, तो ऐसे केस में रिडम्पशंस भी थोड़े ज़्यादा थे। सो इस केस में एसेट अंडर मैनेजमेंट 2020 में आप देखोगे तो कम हुआ, लेकिन दैट रिकवर्ड इन 2021। अब हमने ये तो देख लिया कि इनका AUM बढ़ा, ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एवरेज AUM इनका बड़ा है। लेकिन अब हमें ये भी देखना है, अभी जो मैंने AUM की बात की दैट वाज टोटल AUM, जिसमें इक्विटी फंड्स भी हैं, डेट फंड्स भी है, लिक्विड फंड्स भी हैं, अदर्स भी हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, इक्विटी की या डेट की, और अगर उस AUM की बात करूँ तो आप देखोगे टोटल AUM में से इक्विटी का अगर आप एलोकेशन देखोगे दैट इज 41.4%, लिक्विड फंड 13%, डेट 33.7%, अदर्स 12%। अब इक्विटी का परसेंटेज बढ़ रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ना इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी फंड जो होता है उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स। तो अगर इनका टोटल AUM में से इक्विटी से एक्सपोजर बढ़ रहा है, इक्विटी से AUM बढ़ रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ना इक्विटी फंड्स में फीस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेट एंड लिक्विड फंड्स, राइट। सो ऐसे केस में अगर टोटल AUM में से अगर इनका इक्विटी एलोकेशन बढ़ रहा है, वहाँ से अगर AUM बढ़ रहा है, इक्विटी से अगर AUM बढ़ रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि इक्विटी से AUM बढ़ने की वजह से फीस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। अब अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट्स मतलब क्या है, इनकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, तो ऑलमोस्ट 23 स्कीम्स इनकी इक्विटी रिलेटेड है, 90 स्कीम्स इनकी डेट फंड रिलेटेड है और 2 इन लिक्विड फंड्स। अब अगर हम SIP ट्रांजैक्शन की ग्रोथ देखें, यहाँ पर SIP ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो SIP जो होती है ना, SIP के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, ये स्टिकी इन्वेस्टमेंट्स होती है। मतलब एक बार SIP इंसान ने शुरू कर दी ना तो देयर इज नेग्लिजिबल चांस कि वो बंद करेगा, राइट। सो SIP इन्वेस्टमेंट स्टिकी होती है कि हमने एक बार SIP कर ली तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सो क्या यहाँ पे SIP ग्रोथ हो रही है? यस, SIP ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है, एक्सेप्ट इन दिसंबर 2020 कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल रहे थे या तो नई इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पर दिसंबर 20 में आप देखोगे कि SIP ग्रोथ अच्छी नहीं है, लेकिन दैट इट रिकवर्ड इन मार्च 2021, जहाँ पे SIP ग्रोथ अच्छे से रिकवर हो गई। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, टोटल AUM में से 46.5% डायरेक्ट चैनल से आता है, यहाँ एजेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खुद ही लोग जाके खरीदते हैं। 25.9% म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आता है एंड 17.6% नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आता है। ये तो हमने टोटल AUM देखा, यहाँ पे डेट भी इंक्लूडेड है, लिक्विड भी इंक्लूडेड है और इक्विटी भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड की बात करूँ, इक्विटी ओरिएंटेड AUM का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखूँ तो डायरेक्ट चैनल से ऑलमोस्ट 20.2% आता है, MF म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से 41.7% आता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से 23.9% आता है एंड बैंक से 14.2% आता है। सो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देखोगे इक्विटी ओरिएंटेड में वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में ना एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जो फीस आप AMC को देते हैं वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है वहाँ कमीशन इन्वॉल्व नहीं है, तो कमीशन इन्वॉल्व नहीं है मतलब एक्सपेंस रेशियो आपका कम हो गया। अब अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें तो 1999 में HDFC AMC बेसिकली स्टार्ट हुई थी, राइट। सो दिस इज द जॉइंट वेंचर बिटवीन HDFC लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड लाइफ। HDFC लिमिटेड इज अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन HDFC AMC। एज ऑन मार्च 2020 HDFC AMC के पास इन्वेस्टर काउंट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 56 लाख है। तो अगर टोटल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में अगर वो 2.08 करोड़ है तो उसमें से 56 लाख जो इन्वेस्टर काउंट है वो HDFC AMC के पास है। और आप देखोगे इनका AUM बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप दूसरे म्यूचुअल फंड से इनको कंपेयर करोगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि AUM ज़्यादा, फीस ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा। अब अगर मैं मोड्स की बात करूँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो पहला है ऑपरेटिंग लिवरेज। अब ये क्या होता है? देखो ये हर AMC में आप देखोगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फायदा होता ही है। इसको समझते हैं। मान लो आप पेन मैन्युफैक्चर करते हो, आपने 10 पेन मैन्युफैक्चर की, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या रॉ मटेरियल लगा, प्लास्टिक लगा, रिफिल लगा, ठीक है। अब जब 11th पेन आप मैन्युफैक्चर करोगे
उस 11th पेन के लिए भी आपको उतना ही प्लास्टिक लगेगा या रिफिल लगेगा, राइट। तो यहाँ पर एएमसी में क्या होता है ना, जैसे जैसे एयूएम बढ़ रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है, जितना एसेट ये लोग जितना एयूएम ये जो संभाल रहे हैं, अगर वो जितना बढ़ रहा है, नॉट नेसेसरी उसी प्रोपोर्शन में उनका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि इनके फिक्स एक्सपेंसेस लो हैं, ठीक है। अब अगर एक बार इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा दिया, टेक्नोलॉजी बिठा दी, तो इनको ऐसे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को इनको अपडेट करना है। अब अगर एयूएम इनका 1000 से 10,000 होता है या 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ होता है, तो क्या ज़्यादा चेयर ये लोग खरीदेंगे, ज़्यादा टेबल खरीदेंगे, ज़्यादा ऑफिसेस इनको खरीदने पड़ेंगे क्या? नहीं, राइट। तो एयूएम जितने ग्रोथ से बढ़ेगा, नॉट नेसेसरी कि उतने ही प्रोपोर्शन से इनके एक्सपेंसेस बढ़े। तो एयूएम जितना ज़्यादा बढ़ता है ना, जितना अच्छा इनका एयूएम की ग्रोथ होगी, उतना फीस इनका बढ़ेगा, उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, वो डायरेक्टली इनके प्रॉफिट में, बॉटम लाइन में चले जाएगा, राइट। सो दिस इज द मैजिक ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो इसमें भी आप देखोगे, आगे हम देखेंगे, जितना परसेंटेज या जितना ग्रोथ इनका सेल्स का हुआ है, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से बहुत ज़्यादा हुई है। सेकेंड मोड है स्टिकी कस्टमर्स इन एसआईपी। ये आपको हर एएमसी में आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी हमने बात भी की थी। तो अगर मैं शॉर्ट में अगर बता दूं, तो एक बार आपने एसआईपी शुरू कर दी तो बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि आप वो एसआईपी बंद करोगे। तो एसआईपी में थोड़े स्टिकी कस्टमर्स हो जाते हैं। अब हमने जो 2 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखे, वो तो ओवरऑल इंडस्ट्री में ही होते हैं कि हर एएमसी में वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं। लेकिन अगर मैं एचडीएफसी एएमसी का मोड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करूं, तो पहला है ब्रांड। इन्वेस्टमेंट में ना सबसे इंपॉर्टेंट, हम जब देखते हैं कि हमें किसी को पैसा देना है, ठीक है, वहां जब बात आ जाती है तो ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। तो आज हम एचडीएफसी एएमसी में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एचडीएफसी ब्रांड उसके पीछे है। तो एचडीएफसी ये ब्रांड, ये सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अगर एचडीएफसी एएमसी की मैं बात करूं तो। नेक्स्ट है गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आपका प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही अच्छे से नहीं है, लोगों तक वो पहुंच ही नहीं रहा, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, वो ग्रो नहीं करेगा। अगर एचडीएफसी एएमसी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखोगे तो बहुत अच्छे से फैला हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से हमने देखा था कि जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स थे, उसमें से अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आ रही थी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। और एचडीएफसी का और एक इम्पॉर्टेंट मोड ये है कि एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का जो नेटवर्क है, उसकी मदद से भी एचडीएफसी एएमसी को बहुत फायदा होता है। अब हम मार्केट शेयर की बात करते हैं, तो अगर मार्केट शेयर आप एचडीएफसी एएमसी का देखोगे तो ऑलमोस्ट 13.7% है, विच इज गुड एज कम्पेयर टू अदर एएमसीज। लेकिन हम इसके ऊपर आगे रिस्क में हम थोड़ा बात करेंगे। अब अगर मैं ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूँ कि क्यों इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, तो पहला चीज़ ये है कि क्योंकि इकोनॉमी इम्पैक्टेड है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी, ठीक होगी, इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी खासी बढ़ेगी। सो ऐसे केस में एचडीएफसी एएमसी को काफ़ी फायदा होगा। सेकेंड रीजन है, ये आपको भी बहुत लोगों ने बोला होगा, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट। एज ऑफ मार्च 2020 सिर्फ 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 2 करोड़ ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप, राइट। और सेकेंड चीज़ ये कि क्योंकि अभी आप देखोगे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। पहले ना हमें इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ एफडी ही समझ में आता था, लेकिन क्योंकि एफडी के रिटर्न्स अभी कम हो गए हैं और एफडी के जो रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट आपका टैक्स और इन्फ्लेशन खा जाता है, तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो लोग एफडी को छोड़ के अभी म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर टीवी पे तो आपने ऐड देखी होगी, म्यूचुअल फंड सही है, तो इस कैंपेन की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ आई है और आगे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है, इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी इजी हो गई है, मतलब हमें ना आदत हो गई है कि हर चीज़ हमें बहुत इजीली मिल जाए। और इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे कि 2-3 क्लिक्स पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो जैसे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए या जो काफ़ी सारी फिनटेक कंपनियां हो गई, ग्रो हो गई, या बाकी सारे जो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो लोग बहुत ही ईजी बना दिए हैं कि आप म्यूचुअल फंड में कुछ क्लिक्स पे ही इन्वेस्ट कर लो। तो वो ईज़ की वजह से, वो ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत सारा पैसा इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहा है। अब हम रिस्क की बात करते हैं, तो पहला रिस्क है पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। देखो जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या, इंडेक्स फंड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, ठीक है।
सो एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स जो होते हैं, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स जो होते हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। अब जैसे कि एचडीएफसी एएमसी खुद भी बहुत सारे इंडेक्स, एचडीएफसी एएमसी के भी खुद के इंडेक्स फंड्स हैं, एचडीएफसी एएमसी के खुद के ईटीएफ्स हैं, लेकिन ये रिस्क क्यों है? देखो, मैंने जैसे कहा कि जो पैसिव फंड्स होते हैं ना, उसमें एक्सपेंस जो होता है बहुत कम होता है, मतलब फीस कम हो गई, राइट। एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस ज़्यादा होता है, मतलब फीस ज़्यादा हो गई। तो अगर लोग एक्टिव फंड से पैसिव फंड्स में जाएंगे, मतलब एचडीएफसी एएमसीज या एएमसीज कंपनी को फीस कम मिलेगी, फीस कम मिली मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी एएमसी पैसिव फंड्स में नहीं आएगी, ऑलरेडी इंडेक्स फंड्स भी हैं, ईटीएफ्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर फीस थोड़ी कम हो जाती है, तो फीस कम होने की वजह से इनके प्रॉफिट्स पे अफेक्ट होगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो पैसिव फंड्स आज क्या 1-2 साल में एकदम फेमस हो जाएंगे क्या? नहीं, इसको 8-10 साल शायद लग सकते हैं कि एक्टिव फंड्स के से ज़्यादा पैसिव फंड्स फेमस हो जाए। नेक्स्ट रिस्क ये है सेबीज रेगुलेशन। अब यहाँ पर ना आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि सेबी का कंसर्न है कि जो एक्सपेंस रेशियो है उनको वो कम करना है, ठीक है। सो ये एक दिक्कत हो जाएगी कि अगर एक्सपेंस रेशियो कम हो गया तो अगेन फीस कम हो जाएगी, मतलब प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। फिर आप ओवरऑल देखोगे कि जैसे जैसे थोड़ा मार्केट मेच्योर होते जाएगा कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियोज है या जो टोटल फीस है वो ऑफकोर्स अपने आप कम हो जाएगी। जैसे मार्केट मेच्योर होगा वैसे एक्सपेंस रेशियोज कम हो जाएंगे। सो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे अगेन दिक्कत आएगी, लेकिन इन सबको टाइम लगेगा। मेरा काम है आपको सिर्फ रिस्क बताना, ये ऐसा नहीं है कि आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे या 1 साल 2 साल में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट रिस्क जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये। क्योंकि देखो, क्यों कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री? देखो यहाँ पर ना मार्जिन, अगर हम देखेंगे आगे, मार्जिन बहुत अच्छे हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, फंड मैनेजर्स बिठा दिए, आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ आपके फंड्स परफॉर्म करने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर ना, क्योंकि जिस भी इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन वहाँ अट्रैक्ट होता है, राइट। सो ऐसे केस में आपने सुना होगा जीरोधा ने एमएफ म्यूचुअल फंड के लिए लाइसेंस अप्लाई किया है। बहुत सारे पहले, अगर आप देखोगे कि पहले, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो ज़्यादा एएमसीज थी ही नहीं, ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स थे ही नहीं, कुछ गिने चुने नाम थे, राइट। लेकिन अभी धीरे धीरे आप देख रहे हो कि म्यूचुअल फंड्स बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हो गई है। जीरोधा ने भी अप्लाई किया, फिर बहुत सारे आईसीआईसीआई, एसबीआई और आदित्य बिरला, इसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट। सो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ये बहुत हो जाती है। अब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो मार्च 16 में 1490 करोड़ से ग्रो हो के मार्च 2021 में 1853 करोड़ है। मार्च 2021 में बहुत कम हो गए हैं ड्यू टू कोविड, हमने उसकी बात की थी। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट मार्च 16 में 478 करोड़ से मार्च 2021 में 1326 करोड़ से बढ़े हैं ना। अगर मैं 5 ईयर्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ देखूं तो अराउंड 5% की है, बट प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे अराउंड 23% की है। दिस इज द मैजिक ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो वो काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं। 2016 में 48% से 79% तक बढ़े हैं। एक्सपेंसेस ज़्यादा होते नहीं है, इसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप नेट मार्जिन देखोगे तो दिस इज द गुड थिंग मैं जो बोल रही थी कि इसके वजह से इतना हाई मार्जिन बिजनेस है कि कंपटीशन बहुत अट्रैक्ट होता है, एंड दैट इज द रीजन जीरोधा हैज अप्लाइड फॉर म्यूचुअल फंड लाइसेंस। अगर आप आरओई देखोगे तो आरओई भी बहुत अच्छा है, अराउंड 30%। अब वैल्यूएशन की बात करने से पहले मैंने आपसे बोला था कि हम मार्केट शेयर के बारे में बात करेंगे। तो मार्केट शेयर एचडीएफसी का आज आप देखोगे, एचडीएफसी एएमसी का, तो एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई, एसबीआई, इन सब के कंपैरिजन में तो मार्केट शेयर अच्छा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट शेयर कंपनी बहुत कम हो रहा है। तो आप देखोगे कि दिसंबर 2020 से अब तक कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है। क्यों ऐसा? देखो, इसके कुछ रीजंस ये है कि एचडीएफसी की जो स्कीम्स है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसके वजह से लोगों को, क्योंकि स्कीम्स परफॉर्म नहीं कर रही है और एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली अच्छा है, सो ऐसे केस में लोग बोल रहे हैं कि भाई जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो हम फालतू का फीस क्यों दें। सो उसके वजह से लोग वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लोग जो दूसरे एएमसीज हैं उनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, ये एक रीज़न हो गया। फिर आप देखोगे कि यूनिक इन्वेस्टर्स की ग्रोथ भी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये कि लोग जो इन्वेस्टर्स हैं एचडीएफसी एएमसी को ना सेलेक्ट करके दूसरी एएमसीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैनेजमेंट को ये चीज़ पता है और कौन कौन
कॉल्स में देख, जैसे उन्होंने कहा कि ये लोग ट्राई कर रहे हैं कैसे कि न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से AUM ग्रोथ अच्छे से बढ़े, क्योंकि AUM ग्रोथ एज सच इतनी अच्छे से हुई नहीं है, तो न्यू प्रोडक्ट्स की वजह से AUM ग्रोथ होगी। फिर अपने स्कीम्स का, म्यूचुअल फंड्स का ये लोग इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज कर रहे हैं जिसके वजह से काफ़ी फायदा होगा। फिर जो इनके नए MD हैं मिस्टर नवनीत मुनोद, ये SBI के भी फंड मैनेजर रह चुके हैं, इनसे इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि ये काफ़ी अच्छी नई चीज़ें, नई डेवलपमेंट्स लाएंगे। सो न्यू स्कीम्स, चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्टाइल और नए MD, इनके वजह से मार्केट को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मार्केट को लगता है कि यहाँ से रिकवरी अच्छी हो सकती है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसका PE रेशो ऑलमोस्ट 45 है। जब लिस्ट हुई थी कंपनी या जब इसका IPO आया था तो इसका PE ऑलमोस्ट 42 था, राइट। सो अगर मैं बेंचमार्क लूँ कि भाई जब ये लिस्ट हुई थी या जब इसका IPO आया था, अगर उसके PE से कंपेयर करूँ तो ठीक ठाक लगता है, मतलब वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लगते हैं। और ये कभी भी मुझे नहीं लगता कि कभी आपको 25 या 30 के PE पे मिलेगी, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर HDFC का नाम जुड़ा हुआ है। जहाँ HDFC का नाम जुड़ा हुआ है वो आपको कभी भी एकदम सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिलेंगे। तो HDFC AMC आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा ड्यू टू HDFC। सो वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लगते हैं, मुझे इतने महंगे भी नहीं लगते, मुझे इतने सस्ते भी नहीं लगते। HDFC AMC हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही आपको मिलेगा, राइट। सो वैल्यूएशन आर ओके, इतने भी हाई नहीं है, इतने भी लो नहीं है। कोविड में ना वैल्यूएशन बहुत, शेयर प्राइस बहुत गिरा था कोविड के वजह से, ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद ये थोड़ा रिकवर हुआ है। और दूसरा रीजन ये भी था शेयर प्राइस गिरने का कि इन्वेस्टर्स काफ़ी वरिड थे क्योंकि मार्केट शेयर HDFC AMC का गिर रहा था, ठीक है। सो इन रीजंस की वजह से HDFC AMC का शेयर प्राइस गिरा। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ये ध्यान देना है। पहले तो रिस्क आपको ध्यान देने होंगे, सेकेंड आपको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा AUM ग्रोथ कैसा है इस कंपनी का, और उसके बाद मार्केट शेयर को भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा। कंपनी अगर कुछ चीज़ें ठीक कर ले तो फ्यूचर मुझे इस कंपनी का काफ़ी अच्छा लगता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।